क्या आप कभी अपने खाने के संबंध को लेकर उलझन में पड़े हैं, जहां खाना खाना सिर्फ भूख मिटाने से ज्यादा हो जाता है और खुशी, उदासी या तनाव के साथ गहराई से जुड़ जाता है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद हम सबके बीच में कहीं ना कहीं ज्यादा या कम मौजूद है, और वो है खाने की आदतों के विकार, यानी कि ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो आइए इस विषय को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आइए इसके मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालें। पहले हम देखेंगे ये ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या हैं, इसके होने का क्या कारण है, इसको होने से कैसे रोक सकते हैं, इसको डायग्नोसिस यानी जांच कैसे करते हैं, इसका इलाज कैसे हो सकता है, और इसका कंक्लूजन। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले पॉइंट से और इसको डिटेल्स में एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि ये ईटिंग डिसऑर्डर होता क्या है। ईटिंग डिसऑर्डर्स यानी खाने की आदतों की बीमारी एक तरह की मानसिक बीमारी है जिसमें इंसान की खाने की आदतें सामान्य नहीं होती हैं। इसमें इंसान या तो बहुत कम खाता है या बहुत ज़्यादा खाता है, या फिर खाने के बाद उसको बाहर निकालने की चाहत होती है। ये सब उनके सोचने, महसूस करने और अपने शरीर के प्रति उनकी सोच को असर करती है। तो दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि ईटिंग डिसऑर्डर होता क्या है। अब हम इसके अगले पॉइंट पर चलते हैं जहां हम इसके टाइप्स को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके कुछ मेन प्रॉब्लम्स हैं, आइए देखते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स में 3 मेन टाइप्स आते हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट, एनोरेक्सिया नर्वोसा से। इस टाइप में आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, चाहे असल में आप बहुत पतले क्यों ना हो। इसलिए आप बहुत कम खाते हैं या कभी कभी तो बिल्कुल ही नहीं खाते, बस मोटा ना हो जाए इस डर से। सेकंड, बुलिमिया नर्वोसा। इसमें आप पहले तो बहुत सारा खाना खा लेते हैं, फिर आपको गिल्टी फील होता है। गिल्टी फील करने के बाद आप खाया हुआ खाना उल्टी कर देते हैं या कुछ और करते हैं जिससे खाना शरीर में ना रहे। थर्ड, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। इस कंडीशन में आप कंट्रोल खो देते हैं और बिना रुकावट के बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, पर इसमें आप बाद में उल्टी नहीं करते हैं। ये तीनों ही मेन टाइप्स हैं जिनमें खाने की आदत नॉर्मल नहीं होती, और इनकी वजह से आपको मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब इसके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं, इसको समझते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स यानी खाने की आदतों का प्रॉब्लम के कुछ कॉमन लक्षण होते हैं। आइए अब हम एक एक करके इस कॉमन सिम्टम्स को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं वज़न में तेज़ी से बदलाव से। अगर आपका या आपके दोस्त का वज़न बहुत तेज़ी से घट रहा है या बढ़ रहा है, मतलब एकदम से बहुत कम या ज़्यादा हो जाए, तो ये एक निशानी हो सकती है। जैसे अगर कोई इंसान बहुत कम समय में बहुत पतला या मोटा हो जाए बिना किसी वजह के। नेक्स्ट, खाने के आदतों में बदलाव। ये लक्षण थोड़ा पेचीदा हो सकता है। मान लो कोई व्यक्ति पहले नॉर्मल खाता था, लेकिन अब या तो बहुत ज़्यादा खाने लगा है या फिर बिल्कुल ही नहीं खाता, या फिर वो लोगों के सामने नहीं खाता, बस अकेला में या छुप छुप के खाता है। नेक्स्ट, आपको लगता है कि आप हमेशा मोटे हो। इसका मतलब है कि आप जब आईना में अपने आप को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप मोटे हैं, चाहे रियलिटी में आप बहुत दुबले क्यों ना हो। ये सोच आपके दिमाग में फिट हो जाती है और आप इससे बाहर नहीं आ पाते हैं। नेक्स्ट, खाना खाने के बाद बुरा महसूस करना। कुछ लोग खाना खाने के बाद गिल्टी या शर्मिंदा फील करते हैं, जैसे उन्होंने कोई बड़ी गलती कर दी हो। उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है खाना खाकर। नेक्स्ट, खुद को भूखा रखना या ओवर एक्सरसाइज करना। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वो खुद को भूखा रखें या दिन भर एक्सरसाइज करते रहे तो वो पतले हो जाएंगे या मोटे नहीं होंगे। ये उनका वेट कंट्रोल करने का तरीका बन जाता है। नेक्स्ट, सोशल गैदरिंग्स से बचना। कुछ लोग पार्टीज या फैमिली डिनर्स से इसलिए बचते हैं क्योंकि वहाँ खाना सेंट्रल एलिमेंट होता है। उनको लगता है कि अगर वो वहाँ जाएंगे तो उन्हें खाना पड़ेगा और लोग उन्हें देखेंगे। इससे उनको एंग्जाइटी होती है। तो दोस्तों, ये थे इसके कुछ अहम सिम्टम्स। अगर आपको या आपके किसी दोस्त को ऐसे लक्षण दिखें तो ये ज़रूरी है कि आप मदद लें। किसी स्पेशलिस्ट या डॉक्टर से बात करके आप सही दिशा में कदम उठा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसका होने का कारण क्या है। ईटिंग डिसऑर्डर्स यानी खाने की आदतों का बीमारी होने के कई कारण हो सकते हैं। ये बस एक या दो चीज़ों की वजह से नहीं होती, इसके पीछे बहुत सारी बातें मिलकर काम करती हैं। चलिए कुछ मुख्य कारणों को समझते हैं। शुरू करते हैं मानसिक दबाव यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से। कभी कभी लोगों को अपने आप से, अपनी बॉडी से या अपनी लाइफ से खुश नहीं होते।
वो अपने आप को कम आंकते हैं या फिर उनको लगता है कि उन्हें परफेक्ट होना चाहिए। ये सोच उनको ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ ले जा सकती है। नेक्स्ट, सामाजिक दबाव यानी सोशल फैक्टर्स। आजकल के समाज में पतले होने या एक खास तरह की बॉडी शेप पाने का बहुत प्रेशर होता है। टीवी, मैगजीन्स और सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले मॉडल्स या सेलिब्रिटीज को देखकर लोगों को लगता है कि उन्हें भी वैसा ही दिखना चाहिए। ये प्रेशर खास तौर पर यंग लोगों पे बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, पारिवारिक इतिहास यानी फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी व्यक्ति के परिवार में पहले भी किसी को ईटिंग डिसऑर्डर रहा हो तो उनमें इसकी संभावना बढ़ जाती है। ये जेनेटिक या परिवार के माहौल दोनों की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट, तनाव यानी स्ट्रेस। लाइफ में हो रहे बदलाव या किसी तरह का तनाव भी ईटिंग डिसऑर्डर्स का कारण बन सकता है, जैसे कि स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई का दबाव, नौकरी या पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, हार्मोनल चेंजेस। कुछ केसेस में शारीरिक हार्मोनल चेंजेस भी ईटिंग डिसऑर्डर्स को ट्रिगर कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्यक्तित्व लक्षण, पर्सनैलिटी ट्रेट्स। कुछ लोग नेचुरली ज़्यादा एंग्शियस, परफेक्शनिस्ट या सेल्फ क्रिटिकल होते हैं। ये ट्रेट्स उनको ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ ढकेल सकते हैं। ये सभी कारण मिलके एक व्यक्ति में ईटिंग डिसऑर्डर डेवलप करने की संभावना को बढ़ा देते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ कारण जिसकी वजह से ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकता है। अब हम इसके अगले पॉइंट्स को देखते हैं, जहां हम जानेंगे कि हम इसको होने से कैसे रोक सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं पॉजिटिव बॉडी इमेज से। अपने आप को जैसा भी हो प्यार करना सीखो। मीडिया या समाज के अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स से इन्फ्लुएंस ना हो। नेक्स्ट, खुल के बात करें यानी ओपन कम्युनिकेशन। दोस्तों या फैमिली के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करें, खास करके जब स्ट्रेस या एंग्जाइटी फील हो। नेक्स्ट, हेल्थी लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज, लेकिन मॉडरेशन में। ओवर एक्सरसाइज या डाइटिंग से बचना चाहिए। नेक्स्ट, सीक प्रोफेशनल हेल्प। अगर आपको लगता है कि आप या आपका कोई दोस्त इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो बिना देर किए किसी थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। नेक्स्ट, एजुकेशन। ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाना। लोगों को इनके साइंस, सिम्टम्स और प्रिवेंशन के बारे में एजुकेट करना। रोकथाम के लिए अवेयरनेस और एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अपने आसपास के लोगों को इस बारे में जागरूक करेंगे तो हम कई हद तक इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। दोस्तों, ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका फॉलो करके हम ईटिंग डिसऑर्डर से बच सकते हैं और अपने सेहत का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। अगर आपको इनमें कुछ भी पॉइंट्स की कमी लग रही है या आप अपना स्ट्रैटेजीज शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें ताकि हम आपकी और दूसरे लोगों की मदद कर सकें। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। इसको डायग्नोसिस यानी जांच कैसे करते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस या जांच करने के लिए डॉक्टर्स या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स कुछ कदम उठाते हैं। यह प्रोसेस एक व्यक्ति की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और खाने की आदतों का मूल्यांकन करता है। चलिए समझते हैं कि यह जांच कैसे होता है। शुरू करते हैं इंटरव्यू से। फर्स्ट, पर्सनल इंटरव्यू, डॉक्टर या थेरेपिस्ट। पहले तो पेशेंट से उनके खाने के पैटर्न, विचार और भावनाओं के बारे में गहरी बातचीत करते हैं, ये समझने के लिए कि व्यक्ति को किस तरह का ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। सेकंड, फैमिली हिस्ट्री। परिवार के हेल्थ इतिहास के बारे में भी पूछा जाता है क्योंकि कई बार जेनेटिक फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, शारीरिक जांच यानी फिजिकल एग्जामिनेशन। फर्स्ट, इवैल्यूएशन। शारीरिक स्थिति का इवैल्यूएशन होता है जिसमें वेट, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर जैसे फिजिकल इंडिकेटर्स को चेक किया जाता है। सेकंड, ब्लड टेस्ट। कभी कभी ब्लड टेस्ट्स भी किए जाते हैं ताकि न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज या हार्मोनल इम्बैलेंसेस को देखा जा सके। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन। फर्स्ट, क्वेश्चनर्स या सर्वेज, डॉक्टर्स या साइकोलॉजिस्ट्स कई बार कुछ क्वेश्चनर्स या सर्वेज का यूज करते हैं जिसमें व्यक्ति के विचार, भावनाओं और व्यवहारिक पैटर्न्स को समझा जाता है। सेकंड, डिस्कशंस। व्यक्ति के इमोशनल स्टेट और उनके थॉट्स को समझने के लिए डिस्कशंस भी किए जाते हैं। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का यूज। DSM-5 गाइडलाइंस, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स DSM-5 में ईटिंग डिसऑर्डर्स के लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया दिए गए हैं। डॉक्टर्स इन क्राइटेरिया का यूज करके डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं। ये सारी प्रोसेस मिलके डॉक्टर या थेरेपिस्ट को यह समझने में मदद करते हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार का ईटिंग डिसऑर्डर है और उनका इलाज कैसे किया जाए। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिसकी मदद से जांच किया जाता है। चलिए अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, इसका इलाज कैसे हो सकता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स का इलाज व्यक्ति के स्पेसिफिक कंडीशन और नीड्स के आधार पर होता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच मांगता है
जिसमें मेंटल, फिजिकल और न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स शामिल होते हैं। यहाँ कुछ कॉमन इलाज के तरीके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं न्यूट्रिशनल काउंसलिंग से। फर्स्ट, डाइट प्लान। न्यूट्रिशनिस्ट्स या डाइटिशियंस एक हेल्थी ईटिंग प्लान बनाते हैं जो कि बॉडी को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और हेल्थी ईटिंग हैबिट्स को प्रमोट करता है। सेकंड, एजुकेशनल सेशंस। व्यक्ति को खाने के महत्व और उसके इफेक्ट्स के बारे में एजुकेट किया जाता है। नेक्स्ट, थेरेपी। फर्स्ट, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT। इस थेरेपी का फोकस व्यक्ति के विचार और व्यवहार को बदलने पर होता है जो ईटिंग डिसऑर्डर को ट्रिगर करते हैं। सेकंड, फैमिली बेस्ड थेरेपी, FBT। खासकर यंग इंडिविजुअल्स के केस में फैमिली को थेरेपी प्रोसेस में शामिल किया जाता है ताकि वो व्यक्ति की रिकवरी में सहायक बन सकें। थर्ड, ग्रुप थेरेपी। समटाइम्स ग्रुप सेशंस भी हेल्पफुल होते हैं जहाँ पे व्यक्ति दूसरे इंडिविजुअल्स से मिलते हैं जो सिमिलर इश्यूज फेस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट, हेल्थ मॉनिटरिंग। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स ज़रूरी होते हैं ताकि किसी भी फिजिकल हेल्थ इश्यूज को पहचाना जा सके। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कमी लग रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी स्ट्रैटेजीज हमारे साथ शेयर करें। आपका स्ट्रैटेजीज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ईटिंग डिसऑर्डर यानी खाने की आदतों का समस्या एक गंभीर मानसिक प्रॉब्लम्स है जो सही समय पर पहचानने और इलाज से ठीक हो सकती है। इसमें 3 मुख्य प्रकार होते हैं: एनोरेक्सिया, बुलिमिया और बिंज ईटिंग। इसको रोकने और ठीक करने के लिए न्यूट्रिशन सलाह, चिकित्सा और कुछ मामलों में दवाइयों का उपयोग किया जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा सबसे पहले ईटिंग डिसऑर्डर ये क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके होने का क्या कारण है, इसको होने से कैसे रोका जा सकता है, इसको डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और अंत में इसका इलाज कैसे हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों, परिवार या सहयोगी के साथ शेयर करें ताकि हम उनकी मदद कर सकें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए बीमारी के इलाज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।